हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 10 अप्रैल 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर पारासौली करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी जयदेव। देखिए, हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश में मथुरा की गोवर्धन तहसील के निकट स्थित महमूदपुर गांव का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदलकर पारासौली कर दिया गया है। यह गांव जो है वो महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के रूप में विख्यात है। सूरदास वज्र रामस्थली विकास समिति पारासौली मथुरा पिछले 4 दशक से गांव का नाम बदलने की मांग कर रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूरदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तानी पुरुष हॉकी टीम, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियाई पुरुष हॉकी टीम, ऑप्शन डी अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व प्रशिक्षक हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरुष टीम का नया कोच बनाया गया है। हरेंद्र को जो है वो साल 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है। वे 2017 से 18 तक भारत की सीनियर टीम के कोच रहे हैं। इसके अलावा वो भारत की महिला टीम को भी प्रशिक्षण दे चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? ऑप्शन ए 4 लाख रुपए, ऑप्शन बी 2 लाख रुपए, ऑप्शन सी 7 लाख रुपए, ऑप्शन डी 8 लाख रुपए। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट बढ़ा दी है। आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। यह राहत आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से दी है। मौद्रिक नीति में केंद्रीय बैंक ने डिजिटल पेमेंट्स बैंक को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। गौरतलब है कि पेमेंट बैंक काफी समय से डिपॉजिट लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इससे पहले सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को 5 लाख रुपए तक बढ़ाया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और किस देश ने 8 अप्रैल 2021 को सीमा पार से फैलाए जाने वाले आतंकवाद सहित आतंकवाद के तमाम रूपों की निंदा की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी मालदीव। देखिए, भारत और मालदीव ने जो है वो 8 अप्रैल को सीमा पार आतंकवाद समेत दहशतगर्दी के सभी स्वरूपों की पुरजोर निंदा की और सतत तरीके से इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत बताई। दोनों देशों ने इस बात की आवश्यकता बताई कि सभी देश तत्काल सतत सत्यापन योग्य कार्रवाई करें ताकि उनके नियंत्रण वाले किसी क्षेत्र का इस्तेमाल दूसरों पर आतंकवादी हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मालदीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीआरपीएफ शौर्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 9 अप्रैल, ऑप्शन डी 3 जुलाई। देखिए, 9 अप्रैल 2021 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल 1965 को जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक छोटी सी टुकड़ी ने गुजरात में रन ऑफ कच्छ में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी ब्रिगेड द्वारा किए गए हमले को विफल कर दिया था। इस हमले में 34 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे जबकि 4 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह लड़ाई इस मायने में काफी खास है कि सैन्य युद्ध के इतिहास में कभी भी इतनी छोटी सैन्य टुकड़ी ने इस तरह से एक पैदल सेना ब्रिगेड से युद्ध नहीं लड़ा था। इस संघर्ष में भारत के 6 बहादुर सैनिक शहीद हुए थे। इस युद्ध में भारत की जीत और भारतीय सैनिकों की शहादत को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एक ऐसा अर्ध सैन्य बल है जिसका प्राथमिक कार्य देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 27 जुलाई 1939 को, ध्यान रखिएगा कि 17 जुलाई जो है 1939 को
रॉयल रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था, जो 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बन गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संदीप मेहता, ऑप्शन बी संजीव कुमार, ऑप्शन सी विनीत सिन्हा, ऑप्शन डी सोमित बनर्जी। देखिए, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव कुमार ने 7 अप्रैल 2021 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला है। संजीव कुमार जो है वो महाराष्ट्र कैडर के वर्ष 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे पहले महाराष्ट्र सरकार के राज्य आयुक्त जीएसटी के तौर पर भी तैनात थे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने अध्यक्ष के तौर पर इनकी नई भूमिका के बारे में यह कहा है कि कुमार जो है वो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संगठनात्मक लक्ष्यों जैसे कि विश्व स्तर की विमानपत्तन अवसंरचना, सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं के साथ साथ दुनिया के अग्रणी हवाई नेविगेशन सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संजीव कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अनमाया का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है 7 अप्रैल 2021 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अनमाया का शुभारंभ किया है। यह बहुत हितधारक पहल अनमाया भारत के आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा देगी। केंद्रीय मंत्री ने वरिष्ठ नेताओं को कोविड-19 के समान ही टीबी के रोग के लिए जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि जनजातीय समुदायों में प्रचलित अन्य महत्वपूर्ण बीमारियों जैसे कि सिकल सेल रोग, मलेरिया, एनीमिया और कुपोषण से निपटने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र ने किस राज्य के लिए 670 करोड़ रुपए की 14 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में झारखंड राज्य के लिए 670 करोड़ रुपए की 14 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये सड़क परियोजनाएं लगभग 127.93 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है। 7 अप्रैल 2021 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग 333A के एक हिस्से का सुदृढ़ीकरण और पुनर्निर्माण शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत जो है वो 76.5 करोड़ रुपए है और NH 143B के एक हिस्से को 81.59 करोड़ की अनुमानित लागत से मजबूत एवं और चौड़ा करना है। झारखंड में 18.07 करोड़ रुपए की लागत से NH 100 के एक हिस्से को भी मजबूत बनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंध नियुक्त किया है? ऑप्शन ए के राजशेखरन, ऑप्शन बी एस रमन, ऑप्शन सी कोमल त्यागी, ऑप्शन डी मोहन वर्मा। देखिए, हाल ही में सरकार ने एस रमन को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पर एस रमन की नियुक्ति 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए की गई है। दिसंबर में राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के प्रमुख बैंक बोर्ड ब्यूरो ने इस पद के लिए एस रमन के नाम की सिफारिश की है। वर्ष 1991 बैच के भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षक सेवा अधिकारी एस रमन वर्तमान में नेशनल ई गवर्नमेंट सर्विसेज लिमिटेड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना जो है वो 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। सिडबी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण एवं विकास के साथ साथ समान गतिविधियों से जुड़े संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है।
लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। वही जो है आपका बीबीबी एक स्वायत्त संस्तुतिकर्ता संस्था के रूप में कार्य करती है, जिसका प्राथमिक कार्य सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशक मंडल की नियुक्ति हेतु सरकार को सुझाव देना है। ठीक है, बीबीबी यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एस रमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश भर में महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता तथा बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 8 अप्रैल, ऑप्शन बी 9 अप्रैल, ऑप्शन सी 10 अप्रैल, ऑप्शन डी 11 अप्रैल। देखिए, देश भर में 8 अप्रैल को महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता तथा बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंगल पांडे का जो जन्म है उनका जो जन्म है वो 19 जुलाई 1827 को अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने वाले पहले भारतीय सैनिक थे। यह पहला बड़ा विद्रोह था जिसे 1857 के सिपाही विद्रोह के रूप में जाना गया। इस विद्रोह को प्राय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध माना जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत तब हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सैनिकों के लिए एनफील्ड राइफल मस्कट नाम से एक नया हथियार प्रस्तुत किया। इस नए हथियार के कारण भारतीय सैनिकों ने असंतोष पैदा हो गया और इस असंतोष ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध व्यापक पैमाने पर विद्रोह को जन्म दिया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश प्रशासन को भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से ब्रिटिश भारत के प्रशासन में व्यापक बदलाव करने पर मजबूर किया। वहीं बंगाली साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो जन्म है वो आपका 27 जून 1838 को पश्चिमी बंगाल के नेहाटी में एक रूढ़िवादी बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की रचना की और उसमें वंदे मातरम गीत को शामिल किया। बंकिम चंद्र द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ वर्ष 1882 में प्रकाशित हुआ था। दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उनकी प्रारंभिक प्रमुख रचनाओं में शामिल है। दोनों उपन्यासों का कई अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। तो ये इनका जन्म तिथि यहाँ पे लिखा हुआ है और पुण्यतिथि ये एक ही है दोनों का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8 अप्रैल। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।